हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस। आज इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक और नया टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे एंड द टॉपिक इज मोबिलिटी। मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका जो ज़्यादा यूज होता है वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इसका अच्छा खासा यूज होता है, लेकिन इसको स्टडी हमको यहीं करना है, वहाँ पे और ज़्यादा दोबारा से फिर हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ के यहीं से चलिए। लेकिन जो ज़्यादा यूज होगा वो कहाँ होगा? सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। सो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो आपको याद हो तो वो रिलेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉट वीडी दिस इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे माइनस साइन जरूर लगा देंगे। एंड द माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना? चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये जो पूरा टर्म है यानी ई टाउ अपॉन एन, ये क्या है? इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू। क्यों ये कांस्टेंट वैल्यू है? बिकॉज अगर हम बात करें ई अपॉन एन, ये तो कांस्टेंट इसलिए होगा, इज अ कांस्टेंट, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। ये इसलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो दिस इज वैल्यू इज अ फिक्स वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। एंड जो एक और चीज है V यानी टाउ, सो इसको हम लोग कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर हमने फिक्स कर रखा है, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ भी क्या होगा? इज कांस्टेंट। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो वेरी करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे जो फर्क पड़ता है वो टेम्परेचर की वजह से पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कोलिजन है वो जल्दी जल्दी होंगे, और अगर टू सक्सेसिव कोलिजन में टाइम कम लगेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और अगर टू सक्सेसिव कोलिजन में अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। और ये हम सभी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेट कर रहा था यानी जो रैंडमली मोशन कर रहा था, उसका वो रैंडमली मोशन करने वाली जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, यानी उसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा। ठीक है ना? दूसरे आयन से। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा? लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तब हम ये नहीं बोलेंगे कि टाउ कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो इसीलिए ये जो पूरा टर्म हुआ ई टाउ अपॉन एन, देन E tau upon n क्या होगा? इज कांस्टेंट। ठीक है? ये हमारा कांस्टेंट है फॉर ए मेटल, फॉर ए गिवन मेटल, जिस मेटल की भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है? ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है? अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को तो E टाउ अपॉन n, यही हमारा क्या होता है? जो भी गिवन मेटल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। ठीक है ना? इसको E टाउ अपॉन n, तो इसी को मैंने लिख दिया मोबिलिटी। और मोबिलिटी को का जो इंडिकेशन होता है वो होता है ये जो साइन है, ये हालांकि इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, तो ये जो साइन है ये किसका साइन है? मोबिलिटी का। ठीक है? तो उसको आप नोट कर सकते हैं E टाउ अपॉन n, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ ए गिवन।
अब अगर हम बात करते हैं ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहां से ये BD दिस इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये वाली वैल्यू को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमारी मोबिलिटी है, तो यहाँ पे ईटा अपॉन एम की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ये माइनस साइन लगा हुआ, माइनस लगा दिया, और इस इतने की जगह ईटा अपॉन एम की जगह क्या आ गया, म्यू इनटू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। लेकिन अगर हम इसको सिंपली वे में लिखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर हटा दीजिए, BD और माइनस साइन जिसका हम हटा सकते हैं, म्यू ई, न्यूमेरिकल में जो वैल्यू हम लोग लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। ये तो वेक्टर फॉर्म है, BD दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू ई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये जो म्यू है ये किसके इक्वल निकल के आया, अगर म्यू की वैल्यू निकाली तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम इसको डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी मोबिलिटी की, कि जो मोबिलिटी है वो क्या है, रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। द मोबिलिटी of the ion are defined as the ratio of drift velocity, क्या है, drift velocity to the electric field. To the electric. Okay. So ये हम लोग मोबिलिटी के को इस डेफिनेशन से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी। ओके, तो नोट कर सकते हैं हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले मोबिलिटी के लिए पढ़े, एक तो ये म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन ई, ये हमने निकाला। दूसरा यहाँ से ये जो हमने इक्वेशन पहले दी थी नंबर 1, इसमें हमने इस वाले टर्म को बोला है कि ये होता है मोबिलिटी। तो ये एक फॉर्मूला और है जो हमारा न्यूमेरिकल में यूज होगा, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चार्ज की मोबिलिटी निकालेंगे, किसी भी चार्ज की, ये किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। मान लो मैं Q चार्ज की मोबिलिटी निकालनी, क्योंकि ये जो मोबिलिटी है ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कंडक्शन का काम जो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो कंडक्शन का काम होता है वो इलेक्ट्रॉन भी करते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी करते हैं, जिसको हम होल बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पढ़ेंगे क्या होता है होल वगैरह सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन वहाँ पे जो करंट फ्लो होगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में वो पार्शियली इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे होल, ठीक है। तो द मोबिलिटी of any charge ये क्या होगी आपकी, ये होगी, इसको बेटा मैं रफ करने वाला हूं, ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये होगी आपकी म्यू, दिस इज इक्वल टू Q टाउ अपॉन एम। अब यहाँ पे अगर वो पॉजिटिव है, जो भी चार्ज है जिसकी भी हम लोग निकालने जा रहे हैं उसका चार्ज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं ना।
यूनिट इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जिससे हम लोग डेफिनेशन हमने बनाई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है, दोनों होती है। तो पहले न्यूटन पर कूलम से बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है न्यूटन कूलम इनवर्स। तो अगर इससे हम लोग निकालेंगे तो इसकी यूनिट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स, क्योंकि न्यूटन जब ऊपर पहुंचेगा माइनस का और कूलम इनवर्स जब ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का। दूसरी अगर हम बनाना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं या चलिए यहीं पे बना दे रहा हूं मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यानी मीटर सेकंड इनवर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस बार ले लेते हैं वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था E = V अपॉन D यानी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल की वोल्ट, डिस्टेंस की मीटर। तो ये हमारी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये वोल्ट, ऊपर पहुंचेगा तो इनवर्स का हो जाएगा, और मीटर ऊपर पहुंचेगा तो प्लस हो जाएगा। मीटर और मीटर हो गए मीटर की पावर 2 वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये वाला मीटर की पावर 2 वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये नीचे तक आ रहा है, एक बार मैं स्क्रीन के पीछे आके देख लेता हूँ। हाँ नीचे तक आ रहा है, ओके। यहाँ तक आप इसको नोट करके लिख सकते हैं बेटा। The electric fields are same for a given metal. Given metal. ओके, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देखेंगे कि हमारे पास मान के चलिए दो मेटल्स हैं, ठीक है ना। दो मेटल्स हैं, एक मेटल मान लो ये है और दूसरा ये है, जो अलग अलग मटेरियल हैं हमारे सेम बने हुए। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया E और यहाँ पे भी हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया E। इसमें अगर हम निकालेंगे मोबिलिटी तो μ1 दिस इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मटेरियल मेटल 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E। दूसरे के लिए निकालेंगे तो दिस इज μ2 Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो मेटल अलग अलग मेटल की अलग अलग हो सकती है, हर मेटल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबकी ना, जैसे मैंने ना एक ऑर्डर दिया था आपको कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर दिया था वो 10 की पावर -4 से लेके 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड की भैया इस ऑर्डर तक की आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर एक मेटल में हर एक मीडियम में एक सी ही होगी। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम जब बदलेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बदलती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम μ1 अपॉन μ2 निकालते हैं, μ1 अपॉन μ2, तो ये आपको मिलेगा Vd1 अपॉन Vd2। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। Vd1 अपॉन Vd2। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी मोबिलिटी है वो जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो याद रखिएगा कि वैसे भी इसके फॉर्मूले में यहाँ से भी निकाल के दिया था, जो अभी फॉर्मूला दिया था कि म्यू इज इक्वल टू रिलेशन, तो ये आया था ना Vd अपॉन E। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या Vd है। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे कि उस मीडियम में, जिस मीडियम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां पे क्या और ज्यादा होगा,
क्या चीज़ और ज़्यादा होगी? अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर उसमें और ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो उसके साथ बढ़ेगी? तो आंसर है क्या? मोबिलिटी। मोबिलिटी उसके साथ इंक्रीज होगी, यानी ये इसका रिलेशन इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है कि अगर कहीं पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ कौन सी चीज़ है जो उसके साथ इंक्रीज होगी? तो वो कौन है? ये वाली क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, उसका क्या नाम है? मोबिलिटी। क्लियर हो कि ये जो मोबिलिटी वाला फंडा है ये आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके इसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।